हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारण को देखेंगे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, उसको हमें कवर करना है। देखिए, जैव विविधता के लॉस का जो सबसे मेन कारण है वो है प्राकृतिक आवासों का ह्रास। ठीक है, जो प्राकृतिक नेचुरल हैबिटेट्स हैं, प्राकृतिक आवास हैं, उनका जो है डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो जीव जंतु है डायरेक्टली उनके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन होना, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। ठीक है, विदेशी प्रजातियां मतलब जो एलियन स्पीसीज होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी और कंट्री से इंडिया में चले आ रहे हैं, कोई चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, साथ में कुछ चीज़ें चली आ रही हैं साथ में, तो क्या होता है कि वो वीड्स कहलाते हैं, वो पूरी तरीके से डोमिनेट कर लेते हैं जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है उस जगह का। समझ रहे हैं ना? तो वो जो है ज़्यादा अपने आप को डोमिनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी उस कंट्री की जो आपकी डाइवर्सिटी होती है उस पर जो है असर पड़ता है। वन क्षेत्र या वनों की सघनता का कम होना। ठीक है, वनों की सघनता, वन क्षेत्र भी लोग उसको क्या क्लियर करा के उस पर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। औद्योगिकरण व अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार। ठीक है, तो एक तो अवैज्ञानिक तरीके से जो है खनन किया जा रहा है, माइनिंग हो रहा है, और उसके बाद फिर पोचिंग हो रहा है, अवैध शिकार हो रहा है और तस्करी किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें लॉस का कारण है बायोडाइवर्सिटी। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का निवास किया जा रहा है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो प्राकृतिक वास है उनका विनाश किया जा रहा है, किसके लिए? नगरीकरण के लिए। ठीक है ना, औद्योगिक उत्पादन के लिए। तो संसाधनों का मैक्सिमम जितना दोहन हो सकता है उतना किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए बहुत ही ज़्यादा जो एक महत्वपूर्ण जो है कारक है। भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता वैश्विक तापन। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता वैश्विक तापन, आवास के विखंडन और विदेशी जाति के संक्रमण से संकटापन्न स्थिति में पहुंच सकती है। ठीक है, तीन चीजें हैं भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता कैसे किस तरीके से प्रभावित होती है। पहले तो तापन, टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो भी प्रॉब्लम है, टेम्परेचर बहुत कम रहेगा तो भी जो है एक इशू होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है? आवास का विखंडन। ठीक है, आवास अगर जो है उसका डिस्ट्रक्शन होगा तो इफेक्ट पड़ेगा, और विदेशी जाति का संक्रमण। तो ये तीन चीजें हैं जो जैव विविधता को क्या करती है, हमारे कम करती हैं। जबकि शाकाहार को प्रोत्साहन और जैव विविधता के लिए संकट नहीं उत्पन्न करता। अब एग्जाम में आता है कि शाकाहार का प्रोत्साहन, तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि शाकाहार जब करेंगे तो हम पेड़ पौधों का यूज करेंगे। शाकाहार जो है उसको प्रोत्साहित करने से जैव विविधता में संकट उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है ना। अब देखिए, जैव विविधता को खतरा कौन कौन सा। देखिए, पहली बात तो है विदेशी जातियों का पुनर्निवास। ठीक है, विदेशी जातियों का पुनर्निवास, एक्सोटिक स्पीसीज को जो है हम लगा रहे हैं, आवास का हम ह्रास और विखंडन कर रहे हैं, वैश्विक तापन और प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जातियों का आपका विलोपन हो रहा है। तो देखिए, जातियों का विलोपन, एक इसमें हम देखेंगे नैसर्गिक विलोपन, दूसरा है आपका सामूहिक विलोपन। ठीक है, और तीसरा है मानवोद्भवी विलोपन। ठीक है, मानव ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटीज़ की वजह से जो विलोपन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए जो जलवायु परिवर्तन है, औद्योगिक विकास और प्राकृतिक आवासों में कमी के चलते जैव विविधता के सामने एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो चुका है। ठीक है, देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में, उत्तरी और उत्तर पूर्वी, ठीक है, जो आपका पूर्वी है ना, पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में झूम खेती प्रचलन। झूम खेती हमने आपको बताया था कि एक जगह की लैंड को जो है यूज़ करने के बाद वो दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। ठीक है ना, जब तक की उर्वरा शक्ति उसकी रहती है तब तक रहते हैं, उसके बाद दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, उसको जला देते हैं, और ऐसे रोटेशन में वो करते रहते हैं। तो ये आपकी झूम खेती हो गई, जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी एरियाज में काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलित है। ठीक है, ये अवैज्ञानिक तरीका है खेती करने का, ये कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है, जिससे हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसका लॉस होता है। झूम खेती के कारण बड़े पैमाने पर वनों का नाश होता है और भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। वहीं दूसरी ओर बंजर भूमि का वनीकरण और विविधता से विकास में सहायक है। ठीक है, बंजर भूमि का अगर वनीकरण कर दें और जैव विविधता, ये जो वनीकरण है जैव विविधता के विकास में सहायक होता है। देखिए, बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है, ये आपका ऑप्शन में आ सकता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अगर हम अपोजिट देखें तो सड़कों का विस्तार, नगरीकरण एवं कृषि का विस्तार जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी कारकों में शामिल हो सकता है। ठीक है, सड़कों का विस्तार करेंगे तो हमें क्या होगा, लैंड को क्लियर करना है। ठीक है, वनीकरण, अगर हम जो है आपका भूमि का वनीकरण, ठीक है ना, भूमि का वनीकरण तो हेल्प करेगा, नगरीकरण करेंगे तो वो हमारे लिए, जो हमारी जैव विविधता उसके लिए जो है नुकसान करेगा। कृषि का विस्तार करते हैं, ठीक है, कृषि का विस्तार करते हैं तो भी हम जंगलों को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, कृषि का विस्तार करने के लिए
तो ये सारी चीज़ें हमारी जैव विविधता के लिए नुकसान है। ठीक है, अब देखिए भारत जो की आबादी जो है, जो पॉपुलेशन है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा जो है प्रगति हो रही है ना, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारा। तो जो है जनसंख्या में वृद्धि की वजह से, जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसकी वजह से जो बर्ड्स हैं, पक्षियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। उसके बाद क्या है कि बहुत सारे ऐसे, अब आपने कुछ करंट इश्यूज़ में डाइक्लोफेनिक मेडिसिन का नाम सुना होगा, ठीक है, डाइक्लोफेनिक जो है यूज़ किया जाता है पेन किलर के रूप में, वो जो है कुछ बर्ड्स के, कुछ एनिमल्स की बॉडी में पाया गया। तो बर्ड्स की संख्या में गिरावट हो रही है, ठीक है, इनका वासस्थान जो है आपका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वन को काट रहे हैं और वन को काट के घर बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पक्षियों का वासस्थान है वो भी जो है विनाश हो रहा है उसका। ठीक है, जो इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, रासायनिक उर्वरक है, मच्छर भगाने वाली दवाएं हैं, ये इनका जो है बहुत ज़्यादा उपयोग करना, या DDT जैसी कीटनाशी खाद्य श्रृंखला फूड चेन द्वारा पक्षियों में पहुंच जाना, है ना। DDT जो है खाद्य श्रृंखला के थ्रू जो है पक्षियों में पहुंच जाती है, जिससे क्या होता है कि उनके जो एग्स होते हैं वो समय से पहले फूट जाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या में गिरावट आ जाती है। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र एक गतिकीय तंत्र होता है जिसके भीतर अनेक प्रकार की घटनाएं होती रहती है। जैसे पौधे हमारे हैं, पौधे को कौन खाता है, प्राणी खाते हैं, ठीक है, और स्वयं इन प्राणियों को अन्य जो है प्राणी खा लेते हैं। जैसे हमने पौधों के खाया, हमने शाक सब्जी खाया, ठीक है ना, वेजिटेबल्स खाया, तो पौधों को जो है हम खा ले रहे हैं, और हमें जो है हम किसी और भी जो है एनिमल्स को, भाई जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो खाते हैं, एनिमल्स को कोई खा ले रहे हैं, है ना, जैसे चिकन खा ले रहे हैं, ठीक है ना, आप जो है और बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसको खाया जाता है, ठीक है, खाते हैं। तो इस तरीके से है कि एक जो है खाद्य श्रृंखला, एक फूड चेन चलता रहता है। ठीक है, इस तरह कई पोषण स्तरों का निर्माण होता है। पोषण स्तरों में एक विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि जैव विविधता में कमी आती है। अब जिनको जो जितना ज़्यादा पोषण ले रहे हैं उनकी वृद्धि होगी, लेकिन एक जो जैव विविधता है, टोटल जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें कमी आ जाती है। वही जैव विविधता की बढ़ोतरी में पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता और उसकी आयु और मध्य आयु तथा मध्य व्यवधान सहायक होते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसको ये क्लियर नहीं है यहाँ पे, इसमें ये कह रहा है कि जो जैव विविधता, जैसे मान लीजिए पोषण स्तर है, तो इसमें किसी एक पर्टिकुलर जो लाइफ है उसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, लेकिन बाद में और जो जीव हैं जिनका जो है मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है उनकी संख्या कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि पूरा जो बैलेंस होता है, पूरा जो आपका फूड चेन के थ्रू जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए हिरन है, हिरन को ज़्यादा खा ले रहा है, कौन खा ले रहा है, लॉयन खा ले रहा है, ठीक है, तो हिरन जिसको खा रहा है, यानी कि घास वो खा रहा है, वो सकता है घास बहुत लंबी लंबी हो जाए, तो एक तरीके से क्या है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना, अगर जो है सांप है, ठीक है, तो सांप को अगर नहीं खाया जाता है, सांप को नहीं खाया जा रहा है, तो सांप का नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि हो सकता है कि इससे जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाए। ठीक है, क्योंकि सांप जिसको खाएगा फिर उसका नंबर कम हो जाएगा, सांप बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सांप जिसको खा रहा है उसका नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक जो है जंतु सिर्फ एक ही को नहीं खाता, वो एक जंतु जो होता है वो कई जंतुओं का आहार होता है। अब उसका अगर नंबर कम हो जाएगा तो सांप तो बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे जो जंतु है उनकी संख्या घट जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो इससे जो है पूरा डाइवर्सिटी, पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे क्या है कि तितलियां जो होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं, इसलिए इनके रहने के लिए उष्ण और गर्म जलवायु वाला क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यही कारण है कि तितलियां जो हैं वो सर्वाधिक प्रजातियां, तितलियों की सर्वाधिक जो प्रजातियां हैं वो उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती हैं। ठीक है, ये तितलियां अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने में सक्षम नहीं होती हैं, इसलिए कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। अपनी बॉडी के टेम्परेचर को वो मैनेज नहीं कर पाती हैं। इससे क्या होता है, इससे जो है इनके शरीर का तापमान आसपास के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। बहुत कम तापमान होने की स्थिति में ये उड़ान भी नहीं भर पाती। ठीक है, तो ये जो है कोल्ड ब्लडेड होती हैं, ये अपना टेम्परेचर बैलेंस नहीं कर पाती हैं, और अगर बहुत कम तापमान होता है तो ये जो है इनको उड़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मैंने इसलिए ये बताया कि टेम्परेचर जो है एक बहुत बड़ा कारक होता है, ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम के। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता के नाश का कारण क्या है। तो देखिए, प्राकृतिक जीवों की प्राकृतिक आवास में कमी बिल्कुल सही है, पर्यावरण प्रदूषण ये भी सही है, वनों का नाश ये भी सही है, और उपयुक्त सभी, यानी कि जब सारा सही है तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर होगा। ठीक है, जैव विविधता का नाश जो है उसका प्रमुख कारण क्या है, प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन,
विदेशी जातियों का आक्रमण, वन क्षेत्र वनों की सघनता का कम होना, औद्योगिकरण तथा अवैज्ञानिक तरीके से अगर हम खनन करते हैं और अवैध तस्करी और शिकार वगैरह करते हैं तो जैव विविधता ऑब्वियसली कमी होगी उसकी, ठीक है, घटेगी जैव विविधता। नेक्स्ट हमारा जैव विविधता के ह्रास के कारण क्या है, तो देखिए पहले तो है आवासीय प्रदूषण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी हम देखेंगे। फिर है आपका विदेशी प्रजातियों का समावेश, ठीक है, जैव विविधता के ह्रास का कारण पूछ रहा है। थर्ड हमारा अतिदोहन, ठीक है, प्राकृतिक आवासीय विनाश, तो सबसे ज्यादा जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है वो प्राकृतिक, हालांकि ये कारण तो सारे हैं, कारण सारे ही हैं, लेकिन प्राकृतिक आवासीय विनाश है जो वो डायरेक्ट जो है इफेक्ट डालता है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक आवास का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट हमारा जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है, क्यों कम हो रहा है, तो देखिए आवासीय विनाश हो रहा है, ठीक है ना, आवास का विनाश हो रहा है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है, ठीक है, कौन सा संकट हो सकता है, तो देखिए आपका जो है वैश्विक तापमान, ठीक है, दूसरा है विदेशी जातियों का संक्रमण, ठीक है, इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट नहीं पूछा है, कौन सा हो सकता है, आवास का विखंडन और शाकाहार को प्रोत्साहन, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो आपका 1, 2 एंड 3 होना चाहिए, ठीक है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब देखिए भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता वैश्विक तापन, आवास के विखंडन और विदेशी जातियों के संक्रमण से संकटापन्न स्थिति में पहुंच गई है। शाकाहार को प्रोत्साहन देना जैव विविधता के लिए संकट नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं इस बात को। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, ठीक है, कौन सा जो है किसी भी प्रदेश के जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है, तो देखिए भूमंडलीय तापन बिल्कुल है, प्राकृतिक आवास का विखंडन ये भी है, विदेशी जातियों का जो है आक्रमण ये भी है, शाकाहार को प्रोत्साहन ये नहीं है, तो सेम क्वेश्चन था ये, 1, 2, 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है, कौन है, भंगुर परितंत्र जैसे मैंग्रोव और नमभूमि, ठीक है, तो ये खतरा पूछ रहा है, कौन सा खतरा है, तो देखिए जहाँ पे मैंग्रोव में तो और भी ज्यादा जैव विविधता होती है, हिमालय में अगम्य आवास हैबिटेट ये भी नहीं होगा, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति के विनाश तथा झूम खेती बिल्कुल ये सही है, ठीक है, तो ये हमारा तीसरा हो जाएगा। देखिए जलवायु परिवर्तन, जैव जो औद्योगिक विकास है और प्राकृतिक आवासों में कमी के चलते जैव विविधता के समक्ष बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। देश के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी हिस्सों में झूम खेती प्रचलित है, ठीक है ना, जो हमारा ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे झूम की खेती होती है, और ये जो खेती है ये एक अवैज्ञानिक जो है तरीका है खेती करने का, और इससे क्या होता है कि बहुत बड़े पैमाने पे वनों का नाश होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति में भी कमी आ जाती है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि क्या रीजन है, शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि होना, ठीक है, जैविक कीटनाशकों और उर्वरकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाना, पक्षियों के वासस्थान पर बड़े पैमाने की कटौती, कीटनाशक, ये सारा ही सही। अच्छा है, ये आपका 2 और 4, 3 और 4 कह रहे हैं, तो ठीक है 3 और 4, इसमें क्या है कि जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, शिकारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो पॉपुलेशन, अच्छा देखिए डायरेक्टली जो है पॉपुलेशन में जो वृद्धि है वो शिकारियों की संख्या में वृद्धि नहीं, क्योंकि हो सकता है पॉपुलेशन ऐसी हो जो शिकार ना करते हो, तो ये सब हो सकता है। इनडायरेक्टली हम ये जो है ये दोनों हमारा सही नहीं है, लेकिन जो तीसरा और चौथा है, पक्षियों के वासस्थान में बड़े पैमाने पर कटौती और कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का प्रयोग करना, ये जो है कारण हो सकता है, ठीक है। पॉपुलेशन में जो है बढ़ोतरी हो रही है, पक्षियों की संख्या में गिरावट का कारण इसके वासस्थान, इसका जो हैबिटेट है में व्यापक तौर पर कटौती और कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड्स, रासायनिक उर्वरकों और मच्छर भगाने वाली दवाइयों का जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना। अब देखिए 2 कथन दिए हुए हैं, हमें देखना है। पहला हमारा है ए यानी असर्शन, इसमें है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तितलियां कम तापमान पर नहीं रह सकती, ये भी सही, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड होती हैं, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होती हैं, तो ये आपका सही है, ठीक है, ए हमारा दोनों सही है और जो है उसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तितलियां जो है क्या होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं, अनियत तापी, ठीक है, अनियत तापी यानी कि कोल्ड ब्लडेड समझ लीजिए, जो अपना टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकती हैं, वो जो है उनका अगर बहुत कम टेम्परेचर होगा तो वो वहाँ पे रहने के कैपेबल नहीं हो पाएंगी। देखिए इनको रहने के लिए उष्ण और गर्म जलवायु वाला क्षेत्र सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कौन सा? उष्ण और गर्म जलवायु वाला जो क्षेत्र है
वो ज़्यादा जो है सुपीरियर माना जाता है। यही जो है रीज़न है कि तितलियों की सर्वाधिक जो प्रजातियाँ उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती हैं। तितलियाँ अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने में सक्षम नहीं होती हैं। इसके लिए इनका शरीर का तापमान आसपास के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। बहुत कम तापमान होने पे ये जो है उड़ान नहीं भर पाएंगी। जैव विविधता को अधिकतम जो संकट है वो किससे है? तो देखिए प्राकृतिक निवास, ठीक है, प्राकृतिक निवास और वनस्पति के विनाश से। ठीक है, जो प्राकृतिक निवास है और वनस्पति का जो विनाश है उसकी वजह से जैव विविधता को जो है बहुत ज़्यादा संकट है। ठीक है, प्राकृतिक आपका विनाश और निवास और वनस्पति के विनाश से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अच्छा ये हमने कवर किया था, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए अगर चारों जो हमारा कारक है जैव विविधता को प्रभावित करते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक, अगर एग्जाम में आता है आपके ऑप्शन में कि प्राकृतिक विनाश और वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता, तो ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट और मोस्ट सुटेबल आपका आंसर होगा, तो आप इसको जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो जैव विविधता को अधिकतम संकट उत्पन्न होता है प्राकृतिक निवास के विनाश से। ठीक है, अनेक वैज्ञानिक अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो प्राकृतिक निवास है और वनस्पतियों के विनाश से बड़ी मात्रा में जैव विविधता का ह्रास होता है। ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में जीव जंतु एवं वनस्पतियों को अनुकूलन का अवसर नहीं मिल पाता। ठीक है, तो अन्य पारिस्थितिकियों में अनुकूलन के कारण, ठीक है, ये जो जैव विविधता है उसका ह्रास हो जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक जो है निवास स्थान का ह्रास नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? ठीक है, कौन सा जो है उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, बंजर भूमि का नवीनीकरण और कृषि का विस्तार। तो देखिए सी होना चाहिए, बंजर भूमि का नवीनीकरण। ठीक है, बंजर भूमि का नवीनीकरण नहीं है, वनीकरण है। ठीक है, वृक्षारोपण वनीकरण करना है। बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के विकास में सहायक है, न कि इसके जैव विविधता के से इससे ह्रास होता है। इस प्रकार बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। इसके विपरीत सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, कृषि का विस्तार जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। बढ़ाता कौन नहीं है? देखिए पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है पारिस्थितिक तंत्र की आयु, और दूसरा है पोषण स्तरों की संख्या में कमी। ठीक है, पोषण स्तरों की संख्या में कमी। देखिए इसमें है पोषण स्तरों की संख्या में कमी, एक विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, पोषण स्तर की अगर संख्या में हम कमी कर देते हैं तो एक जो है एक पर्टिकुलर जो जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जबकि जैव विविधता में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा डी होगा, पोषण स्तरों की संख्या में कमी। ठीक है, अभी हमने डिस्कस भी किया था इसको। जैव विविधता में की बढ़ोतरी में पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादकता, उसकी आयु तथा मध्य व्यवधान सहायक होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी सही हो गई। नेक्स्ट हमारा होगा जैव विविधता का संरक्षण, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।